नमस्कार, मेरा नाम श्रीराम है और आप देख रहे हैं राजस्थान का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल द खटक। आइए हम बात करते हैं ईरान के एक युद्धपोत पर जो श्रीलंका के कोस्ट पर अमेरिकन नेवल बेस द्वारा अमेरिकन सबमरीन द्वारा गिराया गया है। क्या उसकी कहानी रही है, क्या उसका इतिहास रहा है, कहां से वो आया था, कहां जा रहा था, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया गया, क्या उस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही है विश्व भर से वो देखने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं इस पर। दोस्तों, हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जहां ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बारे में। जैसा कि आपको अवगत है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है और आज 7वां दिन है और 7वें दिन में भी ईरान यहां तक भी नहीं बोल रहा है कि मैं सरेंडर करूंगा। वो ये बोल रहा है कि मेरा आखिरी गोला जब तक नहीं गिरेगा तब तक मैं युद्ध में उतरा रहूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अमेरिका खुद के ही घर में आज फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा रहा है अमेरिका में। लगभग इस तरह से उनको जकड़ा हुआ है कि इकोनॉमिक्स और डायनेमिक्स काफी बदले से प्रतीत हो रहे हैं। हालिया तौर पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद पर अमेरिका में और इजराइल में बहुत अरबों डॉलर का नुकसान हुआ जा रहा है और ये चलता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे टैरिफ स्टार्ट किए थे उनका भी कोई वजूद नहीं रहा। वहां के जज और वहां के कोर्ट्स में प्रूव किया गया कि इन टैरिफ्स का डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किए थे अलग अलग कंट्रीज पर, उनका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन थे वो। वैसे ही 1 महीने पहले से किसी भी प्रकार से ट्रंप उस टैरिफ को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चाओं में नहीं ला रहे हैं। वैसे ही उन्होंने वो जो टॉपिक एंड किया तो दूसरा टॉपिक ईरान का स्टार्ट किया। इस ईरान के टॉपिक में काफी उनको मशक्कतें देखनी पड़ रही हैं, काफी उनको जलालत फील हो रही है, लोग उनको थू कर रहे हैं। हालांकि नाटो कंट्रीज भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि फ्रांस ने खुले तौर पर उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया है और जर्मनी व ब्रिटेन ने भी दबे शब्दों में यह कहा है कि हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इस ईरान अमेरिका युद्ध का खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जज का नाम रिचर्ड ईटन, जिन्होंने अभी कहा है कि आपने जो ट्रेड के माध्यम से जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। आपने जितना भी अर्न किया है वो एक पाई रिफंड करनी पड़ेगी एवरी कंट्रीज को। इसका मतलब समझते हैं, ट्रंप ने जो भी डिसीजन लिए थे टैरिफ के नाम पे वो अब उल्टा साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर ही गिर रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं 175 अरब डॉलर जो टैरिफ के नाम पे उन्होंने उगाई की थी वो अब रिफंड करना पड़ेगा। सोचो, जब इतना पैसा रिफंड करना पड़ेगा अमेरिका को, ट्रंप सरकार को, तो सोचो कि उनके ऊपर कितना बर्डन होगा आने वाले टाइम पर। जब यूएस कोर्ट ऑफ ट्रेड ने ये साबित किया था कि आपने ट्रेड गलत इम्पोज किए हैं अलग अलग कंट्रीज पर, और उस समय ये बात नहीं हुई थी कि 175 अरब डॉलर आपको रिफंड करने पड़ेंगे। अब ट्रंप गवर्नमेंट ये लीगलिटी के साथ में खेलने का प्रयास कर रही है कि आपने पहले तो नहीं कहा था कि ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन अब जब यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ये साबित करके बोला है कि आपने जितना भी अर्न किया है ट्रेड के माध्यम से वो आपको एक पाई रिफंड करनी पड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो ये भी पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है अमेरिकन के लिए। बात यह है कि इन 7 दिनों में जितना भी यूएस का वॉर में जो पैसा बर्बाद हुआ है वो 175 अरब डॉलर के आसपास हो गया होगा। लेकिन बात यह है कि अब ट्रंप गवर्नमेंट को कितनी जलालत फील करनी पड़ती होगी इन शब्दों को देखकर जो कोर्ट ने अभी कहे हैं। यूएस कांग्रेस और यूएस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि आपके दायरे में टैरिफ इम्पोज करना था ही नहीं, तो आपने टैरिफ कैसे इम्पोज कर दिए। वैसे ही ये बात बतलाने की इसलिए थी कि जैसे टैरिफ इम्पोज करने की उनके पास में कोई पावर नहीं थी, वैसे ही वॉर स्टार्ट करने की भी कोई लीगल पावर नहीं थी। ऐसा यूएस कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रंप गवर्नमेंट को। कांग्रेस कह रही है कि आपको किसने बोला कि एज ए प्रेसिडेंट आप कुछ भी कर सकते हैं? आपको किसने कहा कि आप एक प्रेसिडेंट हैं तो आप किसी पर भी हमला बोल सकते हैं? आप पीस अवार्ड क्लेम करने वाले आप वॉर स्टार्ट कर रहे हैं? क्या आपके एथिक्स को ये शोभा देता है? लेकिन ये बात भी एक बतला दूं आपको कि यूएस कांग्रेस में अभी ट्रंप के खिलाफ और पक्ष में वोटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी रेजोल्यूशंस पास हुए हैं जिनमें लगभग मार्जिनल जो वोटिंग होती है उस मार्जिनल वोटिंग से ही ट्रंप है जो डिफीट नहीं हुए हैं। एक दूसरा कोड भी बता देता हूँ, जो टॉप डेमोक्रेट्स हैं यूएस कांग्रेस के, ग्रेगरी,
जिनका कथन है डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ए किंग एंड इफ ही बिलीव द वॉर विथ ईरान इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट देन ही मस्ट कम टू कांग्रेस एंड मेक द केस सेड रिपीट ग्रेगरी। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। यूएस कांग्रेस के टॉप डेमोक्रेट्स ने भी कहा है कि आप कोई राजा नहीं है, आप कोई तानाशाह नहीं है जो आप कुछ भी डिसीजन लेंगे और आपके डिसीजन को हम गलत साबित नहीं कर सकते। हम कांग्रेस में इस डिसीजन को भी रिपील करने का महत्व रखते हैं। जैसे पहले ट्रेड पर टैरिफ्स इम्पोज किए गए थे वैसे ही आपने वॉर स्टार्ट कर दी। आपके गवर्नमेंट पावर में आने के बाद में आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो मागा को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को कुछ रियायत मिल सके, लेकिन आपने ऐसे कर्तव्य किए जिनका कोई महत्व नहीं था। व्हाइट हाउस में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये साबित करने का प्रयास किया जाता है और मार्को रूबियो जाते हैं यूएस सेनेट में और ये प्रयास करते हैं कि बताने का प्रयास करते हैं कि हमने वॉर को स्टार्ट क्यों किया था। एक तरफ रीजन देते हैं कि इनके पास मास डिस्ट्रक्शन का कुछ ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जो दुनिया भर के लिए खतरा है, लेकिन वैसे ही पहले जो इराक में हुआ था, इराक में भी कोई हथियार नहीं मिले थे मास डिस्ट्रक्शन के। उसी नाम पे आज ईरान पर हमला कर रहे हैं कि इनके पास मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मार्को रूबियो ने लॉजिक क्या दिया पता है? आप सोचकर बौखला जाएंगे। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान वॉर की तैयारी कर रहा है और ईरान वॉर की तैयारी कर रहा है तब उस समय पर ये ईरान इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल पे जब हमला करेगा तब हमारे जो अमेरिकन बेसेज है कतर, बहरीन और जो यूएई वगैरह कंट्रीज़ में बेस बनाए हुए हैं वहाँ पे भी हमला करेगा। क्यों न हम उसके हमला करने से पहले ही हमला कर दें तो हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये आज से 3 दिन पहले की बात है जब मार्को रूबियो ने ये स्टेटमेंट देके यूएस सीनेट में साबित करने का प्रयास किया है कि हमने वॉर ठीक लॉजिकल बेसिस पे की है। यूएस सीनेट के लोग इस बात से कन्विंस नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप तुमने ये वॉर स्टार्ट की है लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तुम एक दिन पहले कुछ और स्टेटमेंट देते हो, दूसरे दिन वो स्टेटमेंट तुम्हारा बदल जाता है। वैसे ही जब ऑपरेशन सिंदूर में शुरुआती समय में 5 फाइटर जेट गिराए गए, 6 गिराए गए, 7 गिराए गए, फिर चलते चलते अभी 5-10 दिन पहले की स्टेटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की कि पाकिस्तान ने इंडिया के 11 फाइटर जेट गिरा दिए थे। तो सोचो इसके स्टेटमेंट पे क्या भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक बात समझना कि यूएस जब वॉर डिक्लेयर कर रहा है तो यूएस के कुछ सोल्जर भी मारे जाएंगे, लेकिन एक तरफ देखना कि रसिया के जितने भी पिछले 3-4 सालों में सोल्जर मारे गए हैं, रसिया में ऐसा कभी भी उठकर नहीं आया बात कि रसिया के सोल्जर ज़्यादा मारे जा चुके हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। रसिया में ऑलमोस्ट आज तक 3-3.5 लाख सोल्जर मारे जा चुके हैं, लेकिन एक भी चूं तक की आवाज़ नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में यदि एक भी सोल्जर मारा जाएगा तो वहाँ आवाज़ उठेगी, ओपोजिशन वहाँ की आवाज़ उठाएगी और इनको सत्ता से बेदखल भी करने का प्रयास कर सकती है। अगले जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं उनमें इनको आईना देखने को मिल जाएगा। मागा कॉन्सेप्ट को लेकर जो चलने वाले थे उनको मिड टर्म इलेक्शन में ये सब दिखाने वाले हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि रसिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे लाखों की तादाद में, फिर भी वहाँ चूं तक की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि उनको पता है कि हम लड़ने जाएंगे और लड़ने जाने के बाद में कंफर्म है कि वापस नहीं आएंगे। यदि वापस नहीं आते हैं तो भी उनको पता रहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में यदि 1-2 भी सोल्जर मारे जाते हैं तो वहाँ दन दन आके आवाज़ करने निकल जाते हैं। अब ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तें देखने को मिल सकती हैं। ट्रंप को 175 अरब डॉलर रिटर्न करने पड़ेंगे, रिफ़ंड करने पड़ेंगे। और उसके बाद में यह भी देखने को मिल रहा है कि जो सीनेट में और कांग्रेस में वोटिंग हुई थी उसमें मार्जिनल वोटिंग से ट्रंप जीत तो गए हैं, लेकिन इतना मार्जिनल उनके पास पर्याप्त नहीं है वॉर करने के लिए। लेकिन ट्रंप ने एक लॉजिक ये भी दिया है कि ईरान एक पाकिस्तानी मिलेशिया को लेके आया है और उस मिलेशिया से बाइडन और ट्रंप दोनों को मरवाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उस प्रयास से पहले ही हमने इंटेल निकाल के
ईरान पर हमला कर दिया है। ये लॉजिक कहाँ तक साबित हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि ये लॉजिक उन पे सूट होगा? अब बड़ी बात ये है कि नवंबर में मिड टर्म एग्ज़ाम, जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और रिपब्लिकन जब हार जाते हैं तो इनके पास में वो मेजॉरिटी नहीं रहेगी जो आज वो लेकर दौड़ रहे हैं, मागा कॉन्सेप्ट लेकर। जब ये सब हो जाएगा, उनके पास में मेजॉरिटी नहीं रहेगी, तो रिपब्लिकन को डेमोक्रेट्स दे दनादन इम्पीचमेंट पे इम्पीचमेंट होते रहेंगे। ये बात आप समझ के चलना, आज से साल भर बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। सप्ताह भर भी ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेके आती है उन पे इम्पीचमेंट हो जाएगा कांग्रेस में। ये एक बात आप समझना कि टैरिफ और वॉर दोनों अलग अलग एज यूजुअल डे एंड नाइट की तरह अलग अलग टॉपिक है, लेकिन बात ये समझना कि जैसे ही टैरिफ का जो एक नैरेटिव था वो फेल हो गया है, वैसे ही वॉर का नैरेटिव भी आज से 10-15 दिन में फेल होने वाला है, क्योंकि इसके पास में कोई मेजॉरिटी नहीं है और इलॉजिकल बेसिस पे इन्होंने वॉर स्टार्ट किया है, और वॉर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। ये हथियार का परीक्षण करना चाह रहे थे, काफ़ी तादाद पर काफ़ी हथियारों का इन्होंने परीक्षण कर लिया है, और अन्य देशों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस किस प्रकार के हथियार है जो निर्मित कर चुके हैं, और ऐसे ऐसे हथियार जो आपको भी खरीदने चाहिए। ये हथियारों की होड़ और हथियारों के मार्केट को बढ़ावा देने के लिए वॉर स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं था। काफ़ी कुछ तादाद में तो रसिया और यूक्रेन के केस में भी हथियारों के परीक्षण किए जा चुके थे। उसके बाद में काफ़ी हथियारों की सेल भी हुई थी अमेरिकन, और अब है जो दोबारा नए लेटेस्ट कुछ मॉडल आए होंगे तो उनका परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर चुका है, चौक पॉइंट पे वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि चाइना के जो वेसल्स हैं, चाइनीज जहाज़ है वो ले जा सकता है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि बाकी जो जहाज़ नहीं जा सकते तो चाइना के जहाज़ भी हम जाने नहीं देंगे। अमेरिका इस तरफ से अड़ा पड़ा है तो ईरान उस तरफ से अड़ा पड़ा है। किसी भी प्रकार के जो ऑयल के टैंकर्स है वो जा नहीं रहे, उनके इंश्योरेंस भी नहीं हो रहे। इंश्योरेंस की तादाद भी 10 गुना तक बढ़ चुकी है। पहले जो $30,000 पे एक जहाज़ पर इंश्योरेंस हो रहा था, वो आज ऑलमोस्ट $4 लाख का एक जहाज़ पर इंश्योरेंस क्लेम हो रहा है। तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और इंडिया को ये परमिट किया गया है कि तुम रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो टिल 4 अप्रैल, यानी कि 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि 1 महीने तक आप रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका कौन होता है एक सोरेन नेशन को ये बताने वाला कि तुम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हम परमिट करते हैं। ये कौन होता है परमिट करने वाला? एक सोरेन नेशन के लिए ये परमिशन देने वाला होता कौन है? क्या हम अभी भी किसी के गुलाम हैं? यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान है, जिनको मैं पढ़कर बता सकता हूं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एनर्जी एजेंडा हैज़ रिजल्टेड in oil and gas production reaching the highest levels of recorded, and then to enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refineries to purchase Russian oil. This deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government, as it only authorized transactions involving oil already stranded at sea. India is an essential partner of the United Nations, and we fully anticipate that New Delhi will ramp up purchases of US oil. This stopgap measure will allow elevated pressures caused by Iran's. यानी आप समझ रहे हैं कि ट्रेजरी सेक्रेटरी ये बता रहे हैं कि भारत हमारा एक अलाई है, पार्टनर हैं, जिनको हम अलाउ कर रहे हैं कि रशियन ऑयल परचेज कर सकता है। रशियन जो इंडियन रिफाइनरीज है वो रशियन ऑयल परचेज कर सकती है। ये कैसा दोगलापन है? ये झिंगुरपना ही हुआ ना। लेकिन यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इनको ऑलमोस्ट रशियन
जो ऑयल कंपनीज है उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, 30 दिन में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि वो ऑयल ही लोगे 30 दिन में जो रसिया का हिंद महासागर में फंसा हुआ है। कौन सा फंसा हुआ है, कब फंसा हुआ है? ये फंसा हुआ नहीं है दोस्तों, ये इस वॉर डिक्लेयर होने से कुछ दिनों पहले ही रसिया ने ऑयल के टैंकर्स भर के इंडिया की तरफ रवाना कर दिए थे। और रवाना करने का एक ही मीनिंग था कि वो इंडिया को जाएंगे, किसी भी और कंट्री के लिए वो रवाना नहीं किए गए थे। ये तो सिर्फ कहने और बहकावे की बातें हैं और स्टेटमेंट की बातें हैं कि इंडियन ओशियन में फंसे हुए जहाज जिनको इंडिया है जो परचेज कर सकता है, ऐसा नहीं है। रसिया पहले से ही समझ चुका था इस वॉर गेम को। रसिया के पास में बहुत सारी इंटेल पहले से थी। लेकिन एक रॉयटर के हवाले से एक खबर और देता हूं, सोर्स है रॉयटर का। इंडिया हैज नॉट स्टॉप्ड परचेजिंग यूएस क्रूड डिस्पाइट पॉलिटिकल क्लेम टू the contrary. However, purchases have slowed compared to earlier peaks. This modernization has increased pressure on Moscow to place its barrels elsewhere in Asia, forcing trades to hold cargoes afloat while searching for new buyers. सोचो, ये सिर्फ बहकावे की बातें थी। वो टैंकर्स ऑयल के जो रसिया से आए थे वो किसी दूसरे बायर को देने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ इंडिया को देने आए थे। ये रॉयटर्स के हवाले से बताया गया। रसिया से पहले 2% क्रूड ऑयल परचेज किया जा रहा था, जो रसिया और यूक्रेन युद्ध कॉन्फ्लिक्ट के चलते 2% से बढ़कर 40% हो गया था। वो 2026 के जनवरी आते आते 40 से 20% तक ला दिया गया था। टोटली रशियन ऑयल जो आने वाला था उसको होल्ड नहीं किया गया था, ये बात हमेशा याद रखना। और 20% अभी जो आ रहा था वो तो आ ही रहा है, लेकिन अब 20 को 40 करने का फिर से प्रयास किया जा रहा है 1 महीने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? रशियन टैंकर्स जो रसिया से निकलकर इंडियन ओशियन में आए थे, इंडियन ओशियन में इंडिया के अलावा वो कहाँ जा सकते थे? जो वॉर के टाइम में ये ऑयल टैंकर्स मूव कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि वो चाइना को देने जा रहा था या यूएई वगैरह को या फिर कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ को या फिर यूएस को देने जा रहा था या फिर वेनेजुएला को, जिनके पास खुद के भंडार बहुत हैं। यूएस के खुद के भंडार बहुत हैं और मिडिल ईस्ट के वैसे ही भंडार बहुत पड़े हैं, तो देने किसको जा रहा था? ये बातें सिर्फ बताने की ऐसे ही थी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और इस तरह से मोफ किया गया कि सिर्फ फंसे हुए टैंकर्स है जो दूसरे बायर को देने जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इंडिया के लिए ही आए थे और वॉर जोन में ऐसा चलता है। और वॉर जोन से पहले इंटेल ऐसी थी इंडिया के पास और रसिया के पास, इसलिए उन्होंने पहले ही ये रिजर्व के तौर पे मंगवा लिए थे।